दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवम CSC। तो फ्रेंड्स, अपन ने करंट टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर्स मैंने अपलोड किया था, जिससे मैंने थ्योरी आपको वहाँ पे करवाई थी और आर और आई का फॉर्मूला वहाँ पे आपको डेरिवेशन करवाया था और उसमें बताया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। तो आज मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और ये अपन ने नोट्स भी देखा था कि अल्फा ऋणात्मक होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं आकार आकृति के साथ आर में परिवर्तन। ओके, तो आज अपन ये टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले यार थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट्स है उसको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स क्या था कि जो अपन ने आर का फॉर्मूला लिखा था, आर इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए था। ठीक है यार, ये अपन ने फार्मूला लिखा था जहाँ पे रो अपन ने बताया था कि क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता होता है। एल क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, और ए क्या होती है, एरिया होती है। पर यार कभी कभी डाउट होता है कब हमें कहाँ कौन सा एरिया लेना है, कौन सी लंबाई लेना है ना, इनमें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो उस पर पहले हम अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं इससे रिलेटेड, और फिर अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो यार देखो, अगर कोई मान लिया ऐसे है, ठीक है, कोई बेलन ले लिया मैंने। इस बेलन का अगर बोल दिया किसी ने कि इसका जो एरिया है ना वो ए है, इसकी लंबाई जो है वो एल है। ठीक है, तो इस केस में वो पूछ लिया कि इसका प्रतिरोध बताओ। तो प्रतिरोध क्या होता है ना, आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। ठीक है, वो ऐसे पूछेगा इसके रिस्पॉन्डिंग बताओ यार, है ना, ये प्रतिरोध इसके और इसके रिस्पॉन्डिंग बताओ, है ना, क्या होगा। तो यार देखो, उस केस में हम लंबाई ये लेते हैं ना, जो इसका एरिया होता है जहाँ से हम तार को घुसे, मतलब कि तार जा रहा है अंदर, ठीक है, या बाहर निकल रहा है, तो इस सरफेस का हम एरिया लेते हैं। ठीक है, जिसके रेस्पॉन्डिंग वो पूछता है ना उसके एरिया, और उनके बीच, उन दोनों पॉइंटों के बीच की जो जोड़ने वाली लंबाई होती है वो एल होती है अपनी। ठीक है, अगर इसके रेस्पॉन्डिंग उसने पूछा कि रेजिस्टेंस बताना है, तो ये लंबाई होगी और ये इसका एरिया होगा। ठीक है, तो ये अपन का रो इंटू एल, लंबाई तो ये वाली हो गई और एरिया ये वाली हो गई। तो इन केस में ये होगा यार, तो ये अपन को ये पॉइंट ध्यान में रखना था। ठीक है, अब अपन आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, ओके यार, तो अब अपन टॉपिक पे आते हैं, आकार आकृति के साथ में आर में परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यदि खींच कर या दबाकर तार की लंबाई को परिवर्तित किया जा रहा है ना, तो इस दौरान क्या होगा, आयतन नियत रहेगा। ठीक है, और लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। तो यार इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे लिखा, वी नो डैट, है ना, आयतन तो नियत रहेगा, हम लंबाई को खींचें या बढ़ाएं, लेकिन उन केस में एरिया क्या होगा, बदल जाएगा। तो एरिया बदल जाएगा लेकिन आयतन नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई इंटू एरिया होता है। तो उन केस में आयतन अगर कांस्टेंट रहेगा तो L1 एरिया A1 इक्वल टू L2 एरिया A2 लिख सकता हूँ। तो उस केस में हमने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम यार कुछ आर में रिलेशन लेके आना चाहता हूँ। तो आर का जो फॉर्मूला था अपन का वो क्या था, रो एल डिवाइड बाई ए था। ठीक है, इसमें अगर हम रो को कांस्टेंट रखें, ठीक है, क्योंकि हम लंबाई को केवल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लंबाई को मैंने घटा बढ़ा दिया, सर या एरिया को मैंने घटा बढ़ा दिया, उन केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लिया कि R1 रो L1 डिवाइड बाई A1 एरिया था, R2 रो L2 डिवाइड बाई A2 था। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से जो इक्वेशंस बन के आएगी वो R1 तो L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाई A2 अपॉन A1 आएगी यार। अगर हम इक्वेशंस 1 की हेल्प लें, ठीक है, इधर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इक्वेशंस 1 की हेल्प लें तो यहाँ से क्या है,
कि L1 डिवाइड बाई L2 जो है वो A2 डिवाइड बाई A1 के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रख दें कि A2 अपॉन A1 की वैल्यू किसके इसके बराबर है, तो इस केस में जो R1 अपॉन R2 है ना, वो L1 अपॉन L2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू L1 अपॉन L2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, हर एक का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इन केस में ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो यार ये दो फार्मूले अपन को ध्यान में रखना है कि R1 अपॉन R2, अगर हम लंबाई को चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं, लेकिन प्रतिरोधकता को कांस्टेंट रखते हुए, तो उनके इसमें जो लंबाई के साथ में R का परिवर्तन और R का परिवर्तन एरिया के साथ में, ठीक है, क्या होता है। या फिर हम लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू, एरिया हम जानते हैं पाई R स्क्वायर होगा, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, R के, तो उनके इसमें R2 डिवाइड बाई R1 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तो अपन बात करने वाले हैं यार कि हम इसको, इस फार्मूले को ध्यान में रखना लिख सकते हैं। ये अपन ने कैसे लिखा, विनो, है ना, ये ओके फ्रेंड्स, R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। ठीक है, तो इन केस में हम क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन R इक्वल टू डी रो बाई रो प्लस dl बाई L प्लस, और सॉरी माइनस, है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस कब लगता है, जब परसेंटेज चेंज बहुत अल्फ हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक अपन ने सारे फॉर्मूले को देख लिया है ना, आर का फॉर्मूला क्या होता है, और आर में चेंज करने से एल और ए में क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती है ना। ए को हम चेंज करेंगे, एरिया या लंबाई को चेंज करेंगे तो प्रतिरोध में हमारा क्या चेंज होगा, है ना। और कम परसेंटेज के लिए भी अपन ने देख रखा है। ठीक है, ओके, कम परसेंटेज के लिए हम एक, यार इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक और तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अगर देखो परसेंटेज कोई 0.1% का चेंज है, ठीक है, या 0.2% का चेंज है, मतलब ये परसेंटेज चेंज बहुत कम है, तो इन केस में हम करते क्या है, क्योंकि जो R1 अपॉन R2 था ना, वो क्या था, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर था। तो इन केस में वी कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अच्छा, तनिक चेंज में हम क्या लिखते हैं कि dr अपॉन R इक्वल टू dl अपॉन L, और इसका जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो हम तनिक चेंज में डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रतिरोध में चेंज होगा ना, वो 2 टाइम्स ऑफ लंबाई में चेंज होगा। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को कि रो प्रतिरोधकता उसकी रो है, और आर त्रिज्या की तार से, आर कैपिटल आर त्रिज्या की वलय बनाई जाती है। तो ए और बी के मध्य वलय का प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये एक वलय है जो आर त्रिज्या से बनाई गई, जिसकी जो इनर की रेडियस है ना, अंदर की रेडियस है वो आर है स्मॉल, और इस वलय जो बनी है इसकी कैपिटल आर रेडियस है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है अपन को। प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो रो एल डिवाइड बाई ए होती है। अच्छा, तो आर इक्वल टू, अपन रो तो रो दे रखा है, लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई अपन ने फ्रेंड्स बोला था कि ये एरिया है, तो इसका मतलब ये पूरी लंबाई होगी, है ना। इन दोनों से इसका एरिया होगा और ये पूरा लंबाई होगा। अच्छा, अपन जानते हैं अगर कोई आर रेडियस है तो इसकी जो रेडियस, ये लंबाई होती है ना, इसकी परिधि की लंबाई वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो इन केस में हम लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू इसकी रेडियस वाला है कि आर कैपिटल आर डिवाइड बाई एरिया।
एरिया कितना होगा, तो इसकी इनर की रेडियस कितनी है r, तो ये एरिया कितनी होगी पाई आर स्क्वायर। तो r इक्वल टू 2 रो कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये इसका प्रतिरोध होगा, ठीक है, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अब यार अपन सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक तांबे के आयताकार ब्लॉक जिसकी बीमाएं जो है 2 mm 2 mm और 5 मीटर हैं, ठीक है, कि दो वर्गाकार पृष्ठों के मध्य प्रतिरोध जो दे रखा है, दो वर्गाकार पृष्ठों के मध्य प्रतिरोध इतना है, तो हमें प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए होता है, ठीक है। वर्गाकार का मतलब क्या है कि कोई एक आयताकार है, वर्गाकार जो पृष्ठ है ना, मतलब ये लंबाई 2 mm है, ये वाली और ये वाली, और ये कितनी 5 मीटर है। तो यार इस एरिया के रेस्पॉन्डिंग उसने प्रतिरोध दे रखा है, क्योंकि वर्गाकार तो ये और ये, तो इस एरिया के रेस्पॉन्डिंग उसने, ठीक है, प्रतिरोध कितना दे रखा है 0.02 इक्वल टू, इसको हमने रो मान लिया, निकालना है, मल्टीप्लाई बाई लंबाई कितनी है 5 मीटर है, एरिया कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि mm में है ना, तो 2 टाइम्स आएगा mm, ठीक है। तो यहाँ से अपन रो निकालेंगे, ठीक है। तो अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेट करने के बाद में ओके, तो यहाँ से अपन का जो रो आने वाला है वो आएगा रो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। ये रो का पूरा अपन को यहाँ पे अब आंसर आएगा, ठीक है। बस करना कि आपको रो को निकालना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना और 5 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही अपना रो का आंसर होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कोई मैग्नीन के एक 4 cm इंटू 10 cm के आयताकार ब्लॉक के दो विपरीत आयताकार पृष्ठों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस बार पहले क्या था कि वर्गाकार, इस बार जो दोनों विपरीत आयताकार, मतलब कि वो वर्गाकार नहीं है, तो इस टाइम पे हम इस बार 4 एरिया नहीं लेंगे, इस बार हम 4 और 10 एरिया लेंगे, है ना, क्योंकि इस बार अपन की बात इनकी इस पृष्ठ की नहीं हो रही है, इस पृष्ठ की हो रही है ना। ये 5 की जगह पे यहाँ पे 10 है और 2 की जगह पे यहाँ पे 4 है। तो इन केस में प्रतिरोधकता दे रहा है, इस बार आर निकालना है, तो आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए होता है, ठीक है। रो कितना है, इतना है, मल्टीप्लाई बाई लंबाई कितनी है, तो इन केस में लंबाई कितनी है 4 इंटू सेंटीमीटर में -2, एंड एरिया कितना लिखोगे, तो 4, एरिया मतलब क्या होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई भी 4 है इस केस में, और इस बार ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे तो 4.8 माइक्रो ओम आएगा, ठीक है। अब अपन का थर्ड क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, इसे 3 गुना लंबाई तक खींचा जाता है, तो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि रिलेशन कि R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। यार ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखें, जेईई मेंस में इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इस पे, ठीक है। तो इस केस में क्या कहा इन्होंने कि कोई एक तार था, वायर मान लिया, ठीक है, इसकी लंबाई मैंने L मान ली, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है R1 मान लिया, R1 की वैल्यू कितनी है 20 ओम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 3 गुना बढ़ा देते हैं यार, तो इसकी लंबाई L थी तो इसकी कितनी हो जाएगी 3L हो जाएगी, है ना, और इसका हमने प्रतिरोध R2 मान लिया उस केस में। अब फॉर्मूला अपन लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का होल स्क्वायर। R1 कितना था 20, R2 अपन को निकालना है, L1 कितना है, इस केस में L1 कितना था अपन का L
और L2 कितना हो जाएगा, L2 कितना हो जाएगा भाई, 3L हो जाएगा ना, उसका 3 गुना कर दिया का होल स्क्वायर। तो यहाँ से L कट जाएगा और जो R2 की वैल्यू आने वाली है ना, एक बार मैं और लिख देता हूँ कि 20 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 1/9 आएगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में R2 अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो R2 की जो वैल्यू है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है ना, R2 की वैल्यू 180 आने वाला है ओम में, ठीक है। तो 180 इसका आंसर होगा जब तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 दूनी 18 180, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चंस क्या है, यदि तार को तानित कर इसे 0.1% लंबा कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोध ज्ञात करें। ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये IEEE 2011 में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए कुछ देर पहले अभी हमने एक पॉइंट बोला था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L² होता है, ठीक है। और यहाँ पे 0.1% का चेंज है, तो यार हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब कि R अगर बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। हम कह सकते हैं कि अगर R बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, अगर L भी बढ़ेगा तो उन केस में R भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर ये 0.1% से बढ़ रहा है तो ये तो कन्फर्म है कि प्रतिरोध भी अपन का बढ़ने वाला ही है, तो वृद्धि का ही आंसर आने वाला है। लेकिन इस केस में हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L² होता है, तो डेल्टा R डिवाइड बाई R इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल अपॉन L। इसका अपन को चेंज निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय इसका चेंज कितना है 0.1%, तो 0.2% ओवरऑल चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जेमेंस 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितना इजी था, आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना था। तो ये हुआ ट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आपको 5 सेकंड में आंसर्स आएंगे, ठीक है। ओके करने वाले धारा घनत्व, ठीक है। तो धारा घनत्व, ठीक है। तो धारा घनत्व क्या होती है यार, तो उसकी हम डिफिनेशन, और धारा घनत्व एक सदिश राशि है ना, धारा की दिशा की अनुदिश होती। अब तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू I करंट डिवाइड बाई A से देते हैं, ठीक है। तो ये धारा घनत्व हो गया, ठीक है। तो धारा घनत्व का जो फार्मूला होता है ये होता है, तो कुछ नहीं करना है अपन को, अगर करंट दे रखा, करंट को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो धारा घनत्व हो जाती। इसकी जो डायरेक्शन होती है J की, वो करंट के डायरेक्शन के अनुदिश होती है, ठीक है। जो करंट के का डायरेक्शन होगा वही इसकी भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यार अभी तक अपन ने करंट पढ़ लिया, करंट के बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, वो कौन कौन से फार्मूले होते हैं जो करंट के होते हैं, ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का भी फार्मूला, प्रतिरोध का भी फार्मूला अपन ने पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध का टेम्परेचर पे क्या फार्मूला होता है, चेंज अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो प्रतिरोध का कौन सा फार्मूला लगता है, वो वाला जो R इक्वल टू R0 है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T लगाते थे, और उसमें अल्प परिवर्तन होता था तो कौन सा फार्मूला यूज करते थे। ये सब सारी चीज़ अपन ने वीडियो में डिस्कस कर रखी है, इसके पहले वाली वीडियो में जो पार्ट 1 था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने धारा घनत्व भी पढ़ लिया, और अपन ने 4 से 5 क्वेश्चंस भी कर लिए प्रतिरोध पे और करंट पे, ठीक है। तो अब अपन का अगला जो टॉपिक होगा वैद्युत प्रतिरोध होगा, ठीक है। और KCL KVL पढ़ने वाले हैं, और जो बैटरी का इंटरनल वर्किंग क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पावर क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।